हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अमेरिकाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन एवरी अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर दैट क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर वो अवसर लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। क्लाइमेट चेंज एक तरीके से झूठा है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक तरीके से अफवाह है। On Thursday में the US president made sure that his country's premier environmental watchdog would also be informed by climate denialism। कह रहा है कि थर्सडे में यूएन प्रेसिडेंट ने ये इंश्योर किया है कि उनके कंट्री की जो सबसे ज्यादा प्रीमियम इन्वायरमेंटल वॉच डॉग थी, मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखती थी या फिर इन्वायरमेंट को देखती थी, जो बॉडी थी और जो हर चीज में निगरानी रखती थी, कि वो भी इस बात को मानने लगे, क्लाइमेट डायनलिज्म को, कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सब एक अफवाह है। इस चीज को वो मानने लगे। वुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म, मतलब वो उस चीज को मानने लगे। In what has been described as the biggest deregulatory move in American history। कह रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने चला है, अपना मूव चला है, इसको हम कह सकते हैं ये अब तक का अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिगेस्ट डीरेगुलेटरी मूव है। डीरेगुलेटरी मूव मतलब कि पहले कोई कानून होगा, अब उस कानून को या तो कमजोर कर दिया जा रहा है या फिर हटा दिया जा रहा है। Trump has rolled back the Obama era endangerment finding। कह रहा है कि ओबामा के समय का जो रूल था जिसका नाम था endangerment finding, ट्रंप प्रशासन ने उसको वापस ले लिया है, रोल बैक कर लिया है। The rules required the US Environmental Protection Agency to be guided by scientific knowledge about the harm caused by greenhouse gases। कह रहा है कि ये जो इंडेंजरमेंट फाइंडिंग थी, इसमें जो रूल थे वो यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी बात की जा रही है, जो प्रीमियम इन्वायरमेंटल एजेंसी है, उसको एक तरीके से गाइडेंस देते थे। अब उसमें नॉलेज थी, जो साइंटिफिक नॉलेज की, उससे गाइडेंस देते थे कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या नुकसान कर सकती हैं हमारे पर्यावरण को। एक तरीके से जो ये इंडेंजरमेंट फाइंडिंग्स जो लॉ था ओबामा के समय का, वो इस प्रोटेक्शन एजेंसी को बताता था कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए या फिर क्या इन ग्रीन हाउस गैसेस का क्या परिणाम है इन्वायरमेंट के ऊपर और क्या होगा अमेरिका के इन्वायरमेंट के ऊपर, टू द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, और उसका क्या परिणाम होगा पब्लिक के हेल्थ के ऊपर। अंडर ट्रंप, कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड अ पैनल ऑफ साइंटिस्ट टू राइट अ रिपोर्ट। की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक पैनल बनाया जिसने एक रिपोर्ट लिखी लास्ट ईयर, चैलेंजिंग द वाइडली एक्सेप्टेड साइंस ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और इस जो पैनल जो उन्होंने बनाया, उसने एक तरीके से रिपोर्ट लिखकर दुनिया भर में अब तक जितना ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर जो साइंस है, एक्सेप्टेड है, जो लोग मानते हैं कि इसका क्या नुकसान है, उसी चीज को चैलेंज कर दिया पूरी दुनिया में कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नहीं है। एक तरीके से यही कोशिश करी होगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते हैं। एंड नाउ कह रहा है कि अब आफ्टर थर्सडे के अनाउंसमेंट के बाद द इन्वायरमेंटल रेगुलेटर इन अ कंट्री, जो कंट्री में इन्वायरमेंटल रेगुलेटर हैं जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं या चीजों को देखते हैं, दैट हैज हिस्टोरिकली स्प्यूड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि वो जो कंट्री, अब ये जो दैट है ना, ये दैट क्या हो गया, ये रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, किस कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है, यूएसए सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है। कह रहा है कि ये दैट, ये एक ऐसा कंट्री जिसने एटमॉस्फेयर में बहुत सारा स्प्यूड किया, मतलब तरीके से छोड़ना, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ग्रेटेस्ट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में छोड़ा है, एंड रिमेन द सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर इन द वर्ल्ड, और अभी भी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। हैज गिवन अ वर्चुअल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू क्लाइमेट डिसरप्टिंग फॉसिल फ्यूल। कह रहा है कि इसी देश ने एक तरीके से उन फॉसिल फ्यूल्स को एक कॉन्फिडेंस दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है, जो कि लगातार क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। द एजेंसी हैज ड्रास्टिकली scaled back limits on greenhouse gases emissions from automobile। कह रहा है कि इस एजेंसी ने क्या किया है
कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड जो भी लिमिट्स लगाई हुई थी इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, उसको भी बहुत ज्यादा कम कर दिया है या उसको कैंसिल कर दिया है। ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इन द यूएस। कह रहा है कि जो ये ट्रांसपोर्ट है ये सबसे बड़ा स्रोत था ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन का यूएस में। दो हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्केल्स इंक्रीज आफ्टर द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स काफी बढ़ गई थी क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन द्वारा इसके खरीद के ऊपर इंसेंटिव दिया जा रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे जो हमारे यहाँ सोलर है तो गवर्नमेंट हम लोग को इंसेंटिव देती है, भाई आप अगर 2 लाख रुपए खर्च करेंगे तो 60-70 हजार रुपए हमसे ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, भाई चलो अपने यहाँ भी सोलर लगा लेते हैं, सरकार ही मदद कर रही है। ऐसी ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल की भी स्कीमें हैं भारत में। तो इसी तरीके से जो बाइडेन प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल थी उसको बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट दिया था। द ट्रांजिशन टू क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट हैज बीन टू स्लो टू ऑफसेट द इमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स पावर्ड कार। कह रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा था क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की तरफ, मतलब एक तरफ तो हम ऐसा जहां पे पॉल्यूशन फैला रहे हैं, फिर हम जो ट्रांजिशन कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम खरीदेंगे, वो इतना ज्यादा स्लो था कि जो फॉसिल फ्यूल वाली कारें थी उनकी वजह से जो प्रदूषण फैल रहा था, इमिशन हो रहा था, वो उसको ऑफसेट नहीं कर पा रहा था। ऑफसेट मतलब उसको कैंसल आउट नहीं कर पा रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहा था। मान लो कि भाई 2 गाड़ियां अगर फॉसिल फ्यूल की चल रही है, अगर 2 इलेक्ट्रिक की चल रही थी तो ये लगता है चलो भाई बराबर हो गया, मगर ये चीज हो नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रांजिशन जो था वो बहुत स्लो था। Buses and trucks. The Trump administration has withdrawn key subsidies to electric vehicles. अब ट्रम्प प्रशासन ने क्या किया कि जितनी भी सब्सिडीज जो बाइडेन का प्रशासन दे रहा था उसको वापस ले लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल से। एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी, और जितनी भी रिन्यूएबल्स एनर्जी थी उससे भी वापस ले लिया। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गया, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई है ना, हाइड्रो एनर्जी हो गई, तो उससे जितनी भी सब्सिडीज दे रहे थे वो वापस ले ली। नाउ एज यूएसपा जो की एजेंसी है, हेड ली जेल्डिन, जिनके हेड ली जेल्डिन है, पुट उन्होंने क्या कहा है, ऑटोमेकर्स विल नॉट बी प्रेशराइज्ड टू शिफ्ट देयर फ्लीट कंपोजिशन टुवर्ड्स ईवीज। कि अब ये जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल वाली, इनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं डाला जाएगा ताकि ये अपनी जो फ्लीट कंपोजिशन है, जो कारें आरे बना रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंक्लूड करें। मतलब अब इन इंडस्ट्रीज के ऊपर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सरकार की तरफ से प्रेशर नहीं होगा। गेटिंग rid of the endangerment finding also clears the way for the EPA to repeal limits on greenhouse gases from power plants, oil and gas wells. कह रहा है कि अब ये जो ट्रम्प प्रशासन ने एंडेंजरमेंट फाइंडिंग वाला लॉ खत्म कर दिया है, इससे एक तरीके से ईपीए को भी मौका मिला है कि वो ग्रीन हाउसेस के ऊपर जितनी भी गैसेस के ऊपर जो भी लिमिट लगा रखी थी, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे पावर प्लांट, ऑयल और गैस वेल्स के ऊपर, उसको भी वो हटा लें। The American rollback bucks the trend in global warming mitigation efforts across the world. कह रहा है कि ये जो अमेरिका ने ये जो रोल बैक किया है, एक तरीके से पीछे हटा है, इससे क्या है कि ये बक्स द ट्रेंड। बक्स द ट्रेंड का मतलब होता है जो ट्रेंड चल रहा है उसके विरोध में है, ठीक है। इन ग्लोबल वार्मिंग, वो जो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए जो एफर्ट चल रहा है पूरे दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन, पता होगा ना, मिटिगेशन का मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना या शांत करना। एफर्ट अक्रॉस द ग्लोब, कह रहा है कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो अमेरिका का ये जो रोल बैक है इस तरीके से वो इस ट्रेंड का विरोधी है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज इज एट एन ऑल टाइम हाई। कह रहा कि इस समय ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है पूरे दुनिया में कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज है वो एकदम सबसे हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हैं। मतलब सब लोग एक तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है किसकी वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, वो कम हो जाए। दैट सेड, a number of reports have also underlined the waning of popular enthusiasm around net zero target in large parts of the developed world. कह रहा है कि बहुत सी रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं, ये अंडरलाइन करती हैं, वैनिंग मतलब कम होना, वैनिंग मतलब कम होना, कि जो इंथुजियाज्म था, जो उत्सुकता थी नेट जीरो टारगेट को लेकर, वो कम हो रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज के
लोगों में, मतलब अब वो इतने ज्यादा उत्साहित नहीं रह गए हैं इस चीज को लेकर। मच ऑफ दैट इज ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन, और कह रहा है ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रही है। मतलब जो डेवलप वर्ल्ड में लोगों का एंथुजियाज्म कम हो रहा है नेट जीरो टारगेट या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर, वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो। हाउएवर, हालांकि इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है दैट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लीडर्स, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लीडर्स हैं इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्री में, इंक्लूडिंग बाइडेन, जिसमें बाइडेन भी शामिल हैं, हैव फेल्ड टू कम्युनिकेट दैट सस्टेनेबिलिटी मीन्स गुड इकोनॉमिक्स। वो अपनी जनता को समझाने में विफल रहे कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का मतलब है अच्छी आर्थिक स्थिति। मतलब ये जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लीडर्स है जैसे बाइडेन हो गए, वो अपने लोगों को नहीं समझा पाए कि अगर सस्टेनेबिलिटी को हम पालेंगे तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लडिंग हो गया, इन सब में पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, और जो पैसा बचेगा वो हम अपने आर्थिक स्थिति को अच्छा करने में या समाज के उत्थान में लगा सकते हैं। They fail to root mitigation efforts in equity and fairness। कह रहा है कि ये जो mitigation efforts जो लग रहे थे environment को लेकर, उसमें वो equity समानता भी नहीं ला पाए और fairness भी नहीं ला पाए। Climate deniers like Trump have thrived as a result। कह रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि ये जो environment friendly leaders थे वो फेल हो गए, इसी वजह से जो जो environmental impact को डिनाई करते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, जैसे कि ट्रम्प, ये लोग सक्सेसफुल रहे। ठीक है, मतलब इन लोग जो ट्रम्प आजकल सक्सेसफुल हैं वो इसी वजह से, क्योंकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लीडर थे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल इन्वायरमेंटल पॉलिसी फ्रॉम द पैसेज। कह रहा है कि हम पैसेज से क्या समझ सकते हैं, ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वायरमेंटल पॉलिसी है उसको लेकर क्या है, मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वायरमेंटल पॉलिसी है कि आखिरकार हम पैसेज से क्या समझ सकते हैं। It prioritized industrial growth over environmental regulation। ठीक है, वैसे इनडायरेक्ट मीनिंग है, मगर इससे अच्छा अगर ऑप्शन नहीं होगा तो इस पे आएंगे। It attempted to balance renewable and fossil energy equally। एकदम गलत, उसने कहीं भी अटेम्प्ट नहीं किया है ट्रम्प के प्रशासन ने कि वो रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल को इक्वली बैलेंस कर पाए। It focused mainly on international climate cooperation। कह रहा है कि जो ट्रम्प का प्रशासन था वो इस बात पे ज्यादा फोकस था, किसके ऊपर, इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं। इट स्ट्रेंथेंड साइंटिफिक एजेंसी फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग। कह रहा है कि उन्होंने साइंटिफिक एजेंसीज को मजबूती दी क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए, नहीं। ये एकदम परफेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोगों ने जब पैसेज पढ़ा तो उसमें ये समझ में आया कि इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दी है और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के ऊपर इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। इसी वजह से इन्होंने उन रूल्स को भी कमजोर किया जहां पे ग्रीन हाउसेस गैसेस की बात हो रही थी, और सारी इंडस्ट्रीज की जो स्ट्रिक्टनेस थी उसको कम किया। तो हम ए के साथ जाएंगे और ये एकदम करेक्ट आंसर है। What broader conclusion about global climate politics can be inferred from the passage? कह रहा है कि हम क्या एक ब्रॉडर कंक्लूजन निकाल सकते हैं पैसेज से जो कि ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स के बारे में है। क्लाइमेट एक्शन वर्ल्ड वाइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांगली कोऑर्डिनेटेड। कह रहा है कि दुनिया भर में जो क्लाइमेट एक्शन लिए जा रहे हैं वो एकदम यूनिफॉर्म है और स्ट्रांगली कोऑर्डिनेटेड है, मतलब सब लोग एक ही समान जैसा काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्लाइमेट पॉलिसीज वेरी ड्यू टू पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो क्लाइमेट पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा अलग अलग हैं, क्योंकि हर देश में हर जगह अपनी पॉलिटिक्स अलग है, कम्युनिकेशन का तरीका अलग है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। काफी हद तक सही है कि एक अगर ब्रॉडर चीजों को अगर हम देखें तो हर जगह की पॉलिटिक्स अलग है, इसीलिए लोग उतनी शायद बात नहीं करते हैं। कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है और बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट इनएक्शन, ये कहीं भी पैसेज में नहीं बताया गया। साइंटिफिक कंसेंसस ऑन क्लाइमेट चेंज इज रैपिडली कोलैप्सिंग। कह रहा है कि जो साइंटिफिक कंसेंसस था, मतलब सहसम्मति थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, अब वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है, ऐसा भी नहीं बताया गया है। तो बी जो है वो काफी हद तक एक ब्रॉडर कंक्लूजन है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स को लेकर जो पैसेज में बताया गया है।
What does the passage imply about the role of political leadership in climate policy success? कह रहा है कि पैसेज हमको क्या बताता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल होता है अगर हमें क्लाइमेट पॉलिसी को सक्सेस बनाना है. स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के ऊपर निर्भर करती है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया पैसेज में. इन्वायरमेंटल रिफॉर्म सक्सीड ऑटोमेटिकली वंस लॉज आर पास. कह रहा है जैसे ही लॉज पास होंगे वैसे ही इन्वायरमेंटल जो बदलाव हैं वो सक्सेस पालेंगे, ऐसा भी कहीं नहीं बताया गया. क्लाइमेट पॉलिसी इज डिटरमाइंड स्लोली बाय इकोनॉमिक मार्केट फोर्सेस. कह रहा है कि जो क्लाइमेट पॉलिसी है वो पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस द्वारा एक तरीके से कंट्रोल रहती है, नहीं. पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी रिक्वायर्स इफेक्टिव पॉलिटिकल मैसेजिंग. कह रहा है कि पब्लिक अगर ये जो क्लाइमेट पॉलिसी है अगर लोगों से उसको एक्सेप्टेंस उसकी चाहिए लोगों से, तो एक तरीके से पॉलिटिकल मैसेजिंग, एक इफेक्टिव पॉलिटिकल मैसेजिंग की जरूरत होगी कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को समझा सकें कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना ज्यादा नुकसानदेह है और किस तरीके से अगर हम इन सस्टेनेबिलिटी लाते हैं तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी होगी. डी काफी हद तक सही है. Why according to the passage, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार ऐसा क्यों है. Have climate deniers gained influence in parts of the developed world. कि जो climate deniers थे उनका जो है प्रभाव है डेवलप वर्ल्ड में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा क्यों है. बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैव फेल्ड इकोनॉमिकली. कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इकोनॉमिकली फेल रही, नहीं. बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च ऑन क्लाइमेट रिस्क रिमेन्स इनकंक्लूसिव. कह रहा है कि जो साइंटिफिक की रिसर्च थी क्लाइमेट रिस्क को लेकर उसमें भी अभी वो पुख्ता नहीं है, एक तरीके से इनकंक्लूसिव है, ऐसा भी कहीं नहीं है. बिकॉज लीडर फेल टू लिंक सस्टेनेबिलिटी विथ फेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है कि एक तरीके से वो जो सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाला जो है वो एक तरीके से फेयरनेस से नहीं जुड़ पाया, उसको इकोनॉमिक्स से नहीं जुड़ पाए, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लीडर्स थे उनको करना चाहिए था. तो इसी वजह से ये जो डिनायर्स वाले हैं इनका जो प्रभाव है डेवलप कंट्रीज में बढ़ गया है. अब लोगों की जो इच्छा है, इंथुजियाज्म है नेट जीरो टारगेट को लेकर वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है. बिकॉज डेवलपिंग नेशन रिजेक्टेड ग्लोबल मिटिगेशन एग्रीमेंट. नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. What was the purpose of the Obama era endangerment finding mentioned in the passage? कह रहा है कि जो ओबामा का era endangerment finding था इसका पर्पस क्या था. To force automakers to produce only electrical vehicles. ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है कि कह रहा है कि ऑटोमेकर्स को सिर्फ फोर्स करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाए. To establish international carbon trading agreements. ऐसा भी कहीं पैसेज में नहीं बताया गया. To provide subsidies for renewable energy industries. सिर्फ एनर्जी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देने के लिए नहीं. टू इंश्योर इन्वायरमेंटल पॉलिसी फॉलोड साइंटिफिक एविडेंस ऑन ग्रीन हाउस गैस हार्म. हाँ, ताकि जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो साइंटिफिक एविडेंस को फॉलो कर सके जो कि ग्रीन हाउस गैस के ऊपर होती है. तो डी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, अभी आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं. तो स्टार्ट करें. An artist's sketch of Haworth Parsonage, the former residence of the celebrated Bronte sisters, Charlotte, Emily and Annie, hangs in my childhood home. कह रहा है कि एक आर्टिस्ट का स्केच था और ये हैवर्थ पॉर्सनेज ये एक घर का नाम है. ठीक है, और वहां पे रहती कौन थी, एक फेमस 3 बहनें रहती थी जिनका नाम था चार्लॉट, एमिली, एने. और उनकी जो वो इमेज थी, जो स्केच थी, वो राइटर के कमरे में, मतलब उसके घर में टंगी हुई थी. नियरली 40 years ओल्ड. कह रहा है कि 40 साल हो गए. द फ्रेम्ड केसमेंट क्लॉथ कैप्चर्स द पर्सनेज एज इट वॉज इन देयर डे. कह रहा है लगभग 40 साल हो गए जो उस फ्रेम में जिस तरीके का, मतलब वो घर अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा वो 40 साल पहले था. अ जॉर्जियन हाउस. ये जो घर था वो जॉर्जियन स्टाइल, जैसे हमारे यहाँ ड्रेविडियन स्टाइल होता है ना, अलग अलग स्टाइल के मंदिर होते हैं, तो वहां पे घर होते हैं, क्योंकि ये हावर्थ पॉर्सनेज एक तरीके से चर्च का दिया हुआ घर होता है. तो कह रहे हैं वो जॉर्जियन स्टाइल का घर था. ऑन अ डेसोलेट लैंडस्केप, एक खाली सुनसान जगह में. ओवर लुकिंग अ चर्च यार्ड, जो कि वहां से उसको एक चर्च यार्ड दिखता था जहां पे मतलब मुर्दे उर्दे गाड़े जाते हैं. विद मॉस कवर्ड टॉम स्टोन स्क्यू,
और वहां पे क्या था कि आपने मॉस देखा होगा, मॉस एक ग्रीन टाइप की ग्रास होती है जो सब चीजों के ऊपर चढ़ जाती है, चाहे वो पेड़ हो गया या पुरानी बहुत ही पुरानी चीज है उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इससे एक अजीब सा एक मतलब सीन पैदा होता है, ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी जगह हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और वो जो टॉम स्टोन ये कह रहा है, वो जो पत्थर नहीं होते कबर के ऊपर, वो कह रहा है ऐसे टेढ़े करके ऐसे है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सालों से पड़े हुए हैं ऐसे ही। द फेम्ड यॉर्कशायर मूड्स कह रहा है कि जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध यॉर्कशायर के मैदान थे, डैश बियॉन्ड डैश बाई रेन। तो कह रहा है ये जो यॉर्कशायर के मैदान थे वो उस घर के आगे पड़ते थे। कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे ले लाई लेड लाइंग यूज हुआ है तो मीनिंग वही आएगा। जो ये जो घर था उसके वो आगे पड़ते थे, तो ये एक तरीके से लोकेशन बता रहा है। तो यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं होगी, ये प्रेजेंट टेंस ही बताना होगा क्योंकि एक फैक्ट है। अगर कोई घर किसी चीज के आगे पड़ रहा है तो वो चाहे 80 साल पहले भी पड़ रहा होगा, आज ही पड़ रहा होगा और आने वाले समय में भी पड़ता रहेगा। तो ऐसे जगह हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, इसलिए बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, लाई होगा। द फेम्ड यॉर्कशायर मूड्स लाई बियॉन्ड इम्ब्यूड स्टुपेंडेंस ब्रूज सैचुरेटेड। इम्ब्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज से वो भरा हुआ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होती है ये, तो यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है। स्टुपेंडेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अद्भुत, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, ये नहीं होगा। ब्रूज्ड का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे इंजर्ड हो गई या चोटिल हो गई, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक तरीके से नहीं होता, एक भीगा टाइप का मैदान होता है जिसमें एकदम सोकिंग टाइप का मैदान होता है जिसमें पानी भर जाता है, ठीक है, पानी दिखता भी नहीं और भरा भी रहता है। तो कह रहा है सैचुरेटेड बाई रेन। हाँ ठीक है। द फेम्ड यॉर्कशायर मूड्स लाई बियॉन्ड, जो कि अब देखो यहाँ पे ये एम डैश कहते हैं ना इसको, ये इस मूड्स, ये जो मैदान ना इसके बारे में बता रहा है। तो एक तरीके से ये एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया है यहाँ पे, सैचुरेटेड बाई रेन मतलब रेन से भीगा हुआ। मिस्ट फ्लोटिंग ईयरली अबव द सॉडन ग्रास, और कह रहा है ये जो भीगी हुई ग्रास थी उस मैदान की, उसके ऊपर एक तरीके से धुंध जो थी वो तैर रही थी। अ लैंडस्केप दैट द सिस्टर सॉ एवरी टाइम दे लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड वन, कह रहा है कि ये वही लैंडस्केप था, मतलब वही दृश्य था जो कि ये जो सिस्टर थी हर समय देखा करती थी जब वो अपने विंडो के बाहर देखती थी। एंड वन दैट dash much of their writing, especially Emily's Gothic Wuthering Heights featuring the star-crossed lovers Heathcliff and Catherine unsure struggling to। क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो एक तरीके से कह रहा है कि वो जो बहनें थी अपने घर से बाहर देखती थी इसी तरीके के दृश्य को, मतलब ग्रास गीली है, मैदान पड़े हुए हैं, वहां पर ग्रास जो है वो गीली है, तो उससे वो बहुत ज्यादा क्या हुई, प्रभावित हुई, क्योंकि वो एक राइटर थी। यहाँ पे राइटिंग जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये तीनों बहनें एक तरीके से राइटर हैं, तो अच्छा जो राइटर होते हैं उनको इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है, अगल बगल चीजों से, तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो यहाँ पे वैसे ही वर्ड आएगा, तो क्या होना चाहिए बताओ। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, तो यहां पे मीनिंग तो नहीं आ रहा, डिटर्मिनेशन मच ऑफ देयर राइटिंग। वन दैट क्या, दैट किससे यूज हुआ है, एक तरीके से रिलेटिव क्लॉज यूज हो रहा है, तो यहां पे अब वो बता रहा है कि क्या हुआ उनको, इन्फ्लुएंस प्रभावित हुई, हाँ हो सकता है। स्कटल का मतलब होता है बहुत तेजी से भागना, तो नहीं। टार्निश का मतलब होता है एक तरीके से किसी की इमेज को कलंकित करना, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लुएंस्ड हुई, इन्फ्लुएंस्ड मच ऑफ देयर राइटिंग, और खासकर कौन, एमली ने जो गॉथिक वेंचरिंग हाइट्स जो लिखी थी वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी, जिसमें दो ऐसे लवर्स को दिखाया गया था जिनका नाम था हेल्थक्लिफ एंड कैथरीन एनशॉ, जो बहुत ही ज्यादा उनका जो भाग्य था बहुत बेकार था। डैश देयर फेट ऑन देयर मोर्स, यहां पे क्या होगा, डिफाइड टसल हार्नेस लैकेस्डेसिकल, एक तरीके से यहाँ पे जब तो बोला गया ना स्टार क्रॉस लवर, एक तरीके से उनका जो भाग्य था, जो उनके सितारे थे बहुत खराब थे, एक तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे उस स्टोरी में ना, तो क्या हुआ होगा कि वो अपने भाग्य से लड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा होगा। मैंने ये नॉवेल पढ़ी नहीं है, जो भी ये बता रहा है फिर भी पढ़ के समझ में आ रहा है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो क्या होना चाहिए, डेफाई मतलब एक तरीके से चैलेंज, वो अपने जो भाग्य था खराब वाला उसको चैलेंज कर रहे थे, हो सकता है। टसल का मतलब होता है उससे लड़ रहे थे, ठीक है, मगर चैलेंज करना ज्यादा बेस्ट होगा। हार्नेस का मतलब होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। लैकेस्टेसिकल का मतलब होता है लापरवाह, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, ए है, डिफाई देयर फेट ऑन देयर
मोड्स। कह रहा है कि ये जो नॉवल थी, द नॉवल इज डैश द न्यूज विद द रिलीज ऑफ द एमरल्ड फेनल फिल्म स्टारिंग जैकब एल्रोडी एंड मार्गरेट रबी ब्रिंगिंग अप अ न्यू फ्लश ऑफ इंटरेस्ट इन द ब्रॉन्टे पर्सनॉज म्यूजियम। कह रहा है कि ये नॉवेल जो है दोबारा न्यूज में आने के बाद फिर से एक बार चर्चा में आ गई है, क्योंकि एमराल्ड फेनल की जो फिल्म है वो जिसमें जैकब एल्रोडी और मार्गरेट रॉबी काम कर रहे हैं, वो फिर से चर्चा में आई है, फिल्म आई है, तो उसकी वजह से ये नॉवेल दोबारा आई है। ब्रिंगिंग अ न्यू फ्लश ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए लोगों का बहुत से ज्यादा इंटरेस्ट फिर से ये जो ब्रांटो पर्सनेज म्यूजियम है, क्योंकि उन बहनों का घर था वो बाद में उसको म्यूजियम में चेंज कर दिया गया, तो इसलिए लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? द नॉवल इज बैक डाउन द न्यूज। बैक डाउन का मतलब होता है कि विड्रॉ कर लेना, नहीं। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, नहीं। बैक इन का मतलब होता है वापस आना, हो सकता है। बैकआउट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट से विड्रॉ कर जाना, तो ये भी नहीं होगा। बेस्ट यहां पे क्या होगा? द नॉवेल इज बैक इन द न्यूज, मतलब वो न्यूज में दोबारा आ गई। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।